हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी टेस्ट सीरीज के आंसर की के अंतर्गत आज मैं पार्ट 2 का वर्णन करने वाला हूं, जिसमें मैं 26 से लेकर 50 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों के काफ़ी बारीकी से आंसर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया, फॉर्न स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, जबकि जब आप वर्णन करेंगे कि हरमंटन, तो हरमंटन अफ्रीका के पूर्वी भाग से पश्चिम भाग की ओर चलती है और यह सऊदी अरब में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह जो है अफ्रीका में पाया जाता है। और साथ ही साथ इसके संदर्भ में हम लोग ये भी जानते हैं कि ये एक प्रकार का मतलब जब ये आपका गिनी के तट की ओर चलता है तो वहाँ पर व्यक्तियों को काफ़ी आसान होता है रहन सहन में, तो इसीलिए इसको हम लोग डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर। चलिए अगला है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभक्षी या स्नोइस्टर कहते हैं? तो चिनूक को हम लोग हिमभक्षी या स्नोइस्टर के नाम से जानते हैं। चिनूक जो है उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसके बाद है हेडली के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ये कारक आपका है, सी आंसर होगा, भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों के बीच तापमान में अंतर। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच तापमान में अंतर होता है, तभी जाकर इसका निर्माण होता है। और इसका जो हेडली सेल ये 1735 ईस्वी में आया है। ठीक है, जॉर्ज हेडली नामक विद्वान ने, और यह एक कोशीय जो सेल सर्कुलेशन से एक कोशीय मॉडल से बना हुआ है। ठीक है, अगला है, पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति होती है। तो पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति दक्षिण गोलार्ध के महासागरों पर होती है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध के महासागरों पर इसकी गति जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा अगर हम बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पश्चिम यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती हैं। पश्चिम यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती हैं, तो ये आपका आंसर जो होगा इसमें आपका होगा पछुआ पवन। ये पछुआ पवन इसका आंसर होगा। पश्चिम यूरोपीय देशों में पछुआ पवन चलती हैं और ये कुल आपका जो है कहें कि अक्षांशीय विस्तार के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो 40 डिग्री से लेकर लगभग 65 डिग्री अक्षांशों में विस्तारित होती हैं, विस्तारित पाई जाती हैं। और ये विशेषकर आपका उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत दक्षिण और उत्तरी मतलब उत्तरी अक्षांश में दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती हैं घूमकर, और दक्षिण में उत्तर पूर्व की ओर हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, हवाओं की पेटियों के खिसकाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को चिन्हित कीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि हवाओं की पेटियों के खिसकाव के संदर्भ में निम्नलिखित अशुद्ध कथन को चिन्हित कीजिए कि कौन सही नहीं। तो पहला है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। जी हाँ, यह रसदार फलों की खेती होती है यहाँ पर, और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। उसके बाद है कि ग्रीष्म काल में, बी ऑप्शन, ग्रीष्म काल में ध्रुवीय हवा में 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो ये भी सही है। उसके बाद मानसून हवाओं का जो है उत्पत्ति होती है, ये भी सही है। उसके बाद है, वायुदाब पेटियों का खिसकाव पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रतिफल नहीं है। यह गलत है, क्योंकि पृथ्वी का परिभ्रमण का प्रतिफल होता है हवाओं की पेटी के खिसकाव के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अगला है, वायु में नमी के अंश को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। वायु में नमी के अंश को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो आर्द्रता के नाम से जानते हैं। उसके बाद संध्याकालीन रंगीन सर्वाधिक मेघ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यह हमारा जो है स्तरी मेघ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रेटो जिसको कहते हैं, स्तरी मेघ के नाम से इसको हम लोग देखते हैं और जो है जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? बादलों के फटने का तात्पर्य है तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा। ठीक है, तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा हमारा होता है, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या कश्मीर के क्षेत्रों में।
काफ़ी तीव्र थंडरस्टॉर्म होता है और उसी से मूसलाधार लगातार लंबे समय तक वर्षा होता है। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? जिसका आंसर होगा आपका कपासी वर्षा, किम्लस निब्बस। ठीक है, कपासी बादल, किम्लस निब्बस, ये आपका जो है अत्यधिक वर्षा के लिए, तीव्र वर्षा के लिए गतिमान है। उसके बाद आपका आता है 35 नंबर का सवाल कि नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ठीक है, नेफोमीटर से निम्न में से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। ध्यान दीजिए, बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है, वो है आपका नेफोमीटर। ठीक है, अगला है कथन कारण से संबंधित है। क्वेश्चन है आपका, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन जलवायु प्रकार के वर्गीकरण में सहायता करता है। जी हाँ, जलवायु वर्गीकरण में सहायता करता है, जबकि कारण है कि केवल तापमान वाष्पन वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। ना, हाँ, तापमान भी वाष्पन वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। इस आधार पर कहें तो दोनों ही हमारा सही है और एक दूसरे का सही व्याख्या भी करता है। ध्यान दीजिए, एक दूसरे का सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद है निम्न ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ, मतलब काफ़ी कम स्तर पर जो है वो वर्षा मेघ उसको हम लोग कहते हैं। कि काफ़ी कम स्तर पर जो मेघ पाया जाता है उसको वर्षा मेघ के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका है कि किस मेघ के निर्माण के साथ फूलगोभी जैसा आकार हो जाता है? उसका आकार है फूलगोभी जैसा, उसको हम लोग कहते हैं कपासी मेघ। ठीक है, कपासी मेघ को हम लोग कहते हैं, उसका आकार जो है फूलगोभी जैसा हो जाता है। उसके बाद है तापमान में गिरावट से सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तापमान गिरेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता हमारा बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल हमारा आता है, यह बादल केवल, ध्यान दीजिए, यह बादल केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य केवल उच्च अक्षांशों पर दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं नाक्टिलुसेंट बादल। ठीक है, नाक्टिलुसेंट बादल कहते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और ये जब आप साविंदर सिंह पढ़ते हैं तो उसमें एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर में ये स्पष्ट रूप से वर्णित है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, दोनों गोलार्धों से नियतिवाही पवनों की कुल कितनी पेटियां हैं? तो दोनों गोलार्धों में कुल 6 पेटियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। मान लीजिए कि इसमें जो है हमारा ग्लोब है और इसमें आपको उत्तर की 3 और दक्षिण की ओर 3, कुल जो है 6 पेटियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, केटाबेटिक पवन किसे कहते हैं? केटाबेटिक पवन जो है ये सामान्य तौर पर उच्च पठार और हिम क्षेत्र में बहने वाले ठंडी वायु होती हैं और ये कह सकते हैं कि इसे हम अवरोही वायु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं केटाबेटिक पवन को? तो इसे हम लोग अवरोही वायु के नाम से भी जानते हैं और ये आपका उच्च पठार और हिम क्षेत्रों में बहने वाली वायु है। इस आधार पर आंसर ए होगा। उसके बाद है कि अगला प्रश्न है आपका 43 का, मानसून पवनों की उत्पत्ति सर्वाधिक आदर्श स्थिति कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसून उत्पत्ति की सबसे आदर्श दशा देखी जाती है, क्योंकि ये हिंद महासागर से संबंधित होती हैं, लेकिन दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये आपका पाई जाती हैं। चलिए, अगला है, हवाई अड्डों पर वायुयानों को कोहरे में सुरक्षित उतारने के लिए दृश्यता का मापन किस यंत्र से करते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसमिसोमीटर। ठीक है, ट्रांसमिसोमीटर के नाम से जानते हैं। इसका आंसर जो है ए होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। उसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न 45 नंबर का, अस्मेज कैसे बनता है? ठीक है, अस्मेज कैसे बनता है? तो ये आपका बनता है धुएं और धुंध के मिश्रण से। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, धुएं और धुंध के मिश्रण से आपका स्मेज का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, अगला है आपका ड्रिजल अर्थात फुहार किस प्रकार के मेघ में पाई जाती है? ड्रिजल अर्थात फुहार जो है किस प्रकार के मेघ में पाए जाते हैं? तो निम्न स्तरीय मेघ में इसका निर्माण होता है, फुहार और ड्रिजल का। उसके बाद है कि किस मेघ 47 में किस मेघ से दिन में सूर्य और रात्रि में
चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल देखने को या फिर कहीं निर्माण होता है तो पक्षाबस्तरी मेघ में, और ये काफ़ी सफ़ेद और दुधिया रंग का होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण मेघ है, और यहीं पर आपका सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है 48 नंबर का, पेटरसन महोदय के पवन प्रवाही क्रम किससे सबसे अधिक संबंधित है? तो ये आपका वायरासी, वताग्र, जेट स्ट्रीम और या फिर कहें जलवायु परिवर्तन। तो ये आपका टॉपिक जो है पेटरसन महोदय का उल्लेख आता है आपका वताग्र से संबंधित, ठीक है, ये वताग्र से संबंधित आता है और काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। इसमें स्थानांतरित है, विरूपण मतलब विरूपण है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको सामान्य तौर पर पेटरसन ने 4 भागों में बांटा है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है उष्ण वताग्र का ढाल का अनुपात होती है, ये 100 से 400, ऐसे 1:400 1:100 होता है, लेकिन दोनों को मैंने सेट किया और 1 से 400 आपका कर दिया। उसके बाद अंतिम प्रश्न है आज का, हरिकेन के द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन मापक, ठीक है, ये आपका कैरेबियन सागर में चलता है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें अनेक क्षतियाँ होती हैं, हर साल क्षतियाँ होती हैं, तो ये आपका साफिर सिम्पसन मापक से देखा जाता है और इसी से हम लोग देखते भी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए पहली बार यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।